नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आजकल विज्ञान के पास हर एक चीज़ का तर्क है, हर सवाल के जवाब है, सिवाय उस खौफ के जब तर्क की दीवारें ढहने लगती हैं। आज की कहानी हमारी अहमदाबाद के उस गुमनाम बावड़ी की है। उस बावड़ी में कुछ ऐसा छिपा है जो रूह को भी पत्थर बना देता है। और आज की कहानी सुनने के बाद आप विज्ञान की सारी तार्किक बातों को भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुरू होगा खौफ का एक अलग ही मंजर। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं और डर के एक नए खौफनाक मंजर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और इसी तरह डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज़ आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अहमदाबाद के उस बावड़ी की कुछ ऐसे राज के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं लोग उन पर बिलीव नहीं करते हैं। तो आज की कहानी हमारी राघव की कहानी है। राघव एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे और इनकी ये जो कहानी है ये इनके दोस्त ने हमें भेजी है, क्योंकि राघव के साथ जो घटित हुआ था उसके बाद ये अपनी कहानी किसी को बयान नहीं कर सकते थे। तो राघव एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, लेकिन ये कोई मामूली फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं थे। वो कोल्ड केसेस में बहुत ज़्यादा माहिर थे। उसके पास शहर के पुलिस हेडक्वार्टर से एक पीली पड़ चुकी फाइल उसके पास आई, जो कि 1984 के कुछ ऐसे मामले थे जहां से लोग ना मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे और उनके गायब होने के पीछे कोई भी चीज़ का कुछ पता नहीं था। यहाँ से कई सारे लोग गायब हुए थे, लेकिन कोई पुख्ता सबूत उसका नहीं था कि वो किस वजह से गायब हो रहे हैं। लेकिन उन सभी की लास्ट लोकेशन जो थी साबरमती के पास की एक सदियों पुरानी बावड़ी की थी। और विज्ञान जो कि इन चीज़ों को मानता नहीं है, तो ऐसे ही राघव का मानना था कि वहाँ पर शायद कोई ऐसा पुराना कुआं या फिर कोई ऐसा गैस चैम्बर है जिसके धुआं से या फिर वहाँ से कुछ ऐसा गैस पास होता है जिसकी वजह से वहाँ पे लोग ना बेहोश होकर के गिर जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। या फिर राघव ये भी सोच रहा था कि हो सकता है कि किसी ने वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें फिट करी हो जिससे लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और कोई आता हो उनका कुछ सामान चुरा करके और फिर ले करके चला जाता हो। इस तरीके की कुछ बातें राघव के मन में चल रही थी। तो अब उसे जाना था उसी साबरमती के बावड़ी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो अपनी लॉजिक की मशाल लेकर के उस अंधेरे को चुनौती देने गया था। तो बस राघव निकल पड़ा अहमदाबाद के उस साबरमती बावड़ी की ओर। वो अपनी जीप पर बैठ करके वहाँ से निकल पड़ा और पहुँचते पहुँचते लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो गया होगा शाम का। और अहमदाबाद की सड़कों का जो शोर था वो पीछे छूट चुका था, वो काफ़ी अंदर आ गया था। और जहाँ पर वो बावड़ी था वहाँ पर बहुत ही सुनसान वो इलाका था। वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो आसपास वहाँ पर बहुत सारे जंगल थे। तो राघव ने क्या किया, अपनी जीप को उसने खड़ा कर दिया और वो पैदल ही उस वीराने की तरफ बढ़ चला। झाड़ियाँ जो थी आसपास की, उसमें सरसराहट ऐसी थी कि जैसे कोई सूखे गले से हंस रहा हो।
बावड़ी का मुहाना ज़मीन के अंदर धंसा हुआ था, क्योंकि वो बावड़ी बहुत दिनों से उसको यूज़ नहीं किया गया था, इसीलिए वो अंदर की तरफ धंस गया था। जैसे ही राघव वहाँ पर पहुँचा और उसने बावड़ी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसको अचानक से एक गंध महसूस हुई जो चूने और मिट्टी का मिला हुआ सा कुछ गंध आ रहा था, लेकिन वो गंध घुटन भरा था। वो जैसे जैसे सीढ़ी पर कदम रख रहा था, सीढ़ी पर इतनी मोटी मोटी धूलें लगी हुई थी कि उसके जूते का साफ निशान उन सीढ़ियों पर पड़ रहा था। वो निशान इतना गहरा था कि उसके जूते का एक एक हिस्सा वहाँ पर साफ साफ दिख रहा था। वो जैसे जैसे नीचे की तरफ उतर रहा था, जो ये दुनिया का शोर होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। हवाओं में एक भारीपन था, मानो कि कोई अदृश्य हाथ उसके फेफड़े को भींच रहा हो। राघव ने हाथ में टॉर्च पकड़ा था, क्योंकि अंदर की तरफ बहुत अंधेरा था। 30वीं सीढ़ी पर जब राघव पहुंचा तो वो वहाँ पर रुका और उसकी टॉर्च की रोशनी सामने की दीवार पर पड़ी, जहाँ पर एक नक्काशी थी। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी, लेकिन उस पत्थर की मूरत की आंखें वो असली लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो आंखें हैं वो अभी जिंदा हों और राघव को घूर रही हों। राघव ने जब करीब जाकर के देखा तो वहाँ से एक गहरा लाल रंग का कुछ गिर रहा था उसकी आँखों से। उसने अपने हाथों में दस्ताने पहने और उस नक्काशी को उसने छूना चाहा। तभी उसकी उंगलियां पत्थर के अंदर धंस गईं। वो एक्चुअली में पत्थर नहीं था, वो सड़ चुका मांस था जो पत्थर की शक्ल ले चुका था। राघव ने जो ही उसको छुआ उसका हाथ अंदर घुस गया। राघव का दिल जोर से धड़का। उसने पीछे हटना चाहा, पर उसे महसूस हुआ तभी कि उसके जूतों के नीचे की ज़मीन जो है वो गीली हो चुकी है। जब उसने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पर वही गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ बह रहा था, पूरी फर्श पर था। जब उसने टॉर्च को नीचे की तरफ किया तो उसने देखा कि वही लाल रंग का गहरा तरल पदार्थ उसके जूतों के नीचे से बह रहा था। बावड़ी के सबसे निचले हिस्से पर, जहाँ पर कभी पानी हुआ करता था, वहाँ से एक साया उभरा। वो साया नहीं था, वो उस बावड़ी की मिट्टी थी जिसने एक इंसान की शक्ल ले लिया था। उसका शरीर ईंटों के मलबे और सूखे बालों से लिपटा हुआ था। उसकी कोई गर्दन नहीं थी, उसका सिर सीधे कंधों से जुड़ा हुआ था। ये गला नहीं था, सिर्फ ये जो सर है
वो कंधों से जुड़ा हुआ था। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि उसके हाथ तो थे, लेकिन वे उंगलियों के बजाय लोहे की उन जंजीरों में तब्दील हो गए थे जिनसे कभी उस बावड़ी से पानी निकाला जाता था। वो जब हिलता था तो धातु के आसपास टकराने की आवाज़ किसी के चीख जैसी लग रही थी। उसकी छाती के बिल्कुल बीचों बीच एक छेद था, एक होल था, जहाँ से वो गहरा लाल तरल पदार्थ निकल रहा था, जैसे कि किसी झरने से पानी बह रहा हो। ये साया जो था, राघव के दोस्त ने जो कहानी मुझे भेजी थी, उसने लिखा था कि ये जो साया था ये उस आर्किटेक्ट का था जिसने इस बावड़ी को बनाया था। जब राजा ने देखा कि बावड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये दशकों पुरानी बात है जब ये बावड़ी नई नई बनी थी, किसी राजा ने, वहाँ के राजा ने बनवाया था, जब राजा के शासन हुआ करता था उस टाइम पर इसने बनवाया था। और जब राजा ने देखा कि बावड़ी इतनी खूबसूरत बन गई है तो उसने उस आर्किटेक्ट के हाथ को काट दिया और यहीं फेंक दिया ताकि वो दोबारा ऐसी कोई चीज़ ना बना सके। वास्तुकार जो था, जो आर्किटेक्ट था, वो वहाँ से गया नहीं, बल्कि अपनी ही बनाई हुई कला का एक हिस्सा बन गया। उसकी रूह कभी वहाँ से गई ही नहीं। वो हर उस इंसान को अपना हिस्सा बनाना चाहता था जो वहाँ पर आसपास भी आता था, जो उसकी कला, इस बावड़ी को समझने या जांचने के लिए आता था, वो उसको अपना हिस्सा बनाना चाहता था। तभी राघव ने अपने जेब में से एक कैमरा निकाला सबूत के लिए, लेकिन जब उसने कैमरा ऑन किया तो कैमरे की स्क्रीन जो थी उसमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई पर रोशनी जैसे उस साए के अंदर समा रही थी। तभी साए ने अपनी जंजीर जैसा हाथ राघव की तरफ बढ़ा दिया। राघव चिल्लाया, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ। साया रुका और एक ऐसी आवाज़ निकली जैसे सदियों से बंद पड़ा कोई दरवाज़ा खुला हो। सच, यहाँ की हर ईंट एक सच है। राघव, क्या तुम इस ईंट का हिस्सा बनना चाहोगे? तभी राघव ने देखा कि उसके पैर अब हिल नहीं रहे हैं। उसके जूते फर्श की ईंटों के साथ में जुड़ चुके थे। वो मिट्टी राघव के घुटनों तक चढ़ चुकी थी। राघव ने अपनी फॉरेंसिक किट से जल्दी से एक आरी निकाली ताकि वो इन चीज़ों से खुद को छुड़ा सके। पर जैसे ही उसने अपनी खाल को छुआ, उसे दर्द नहीं हुआ। उसे पत्थर के किसी टूटने की आवाज़ आई। वो इंसान से पत्थर बन चुका था। वो साया कोई भूत नहीं था, वो एक संक्रमण था जो उस बावड़ी को जिंदा रख रहा था। अगली सुबह पुलिस को बावड़ी के मुहाने पर राघव की जीप मिली। अंदर तलाशी ली गई पर राघव का कोई नामो निशान नहीं था। बस बावड़ी की 35वीं सीढ़ी पर
एक नई नक्काशी उभर आई थी। एक आदमी जिसके हाथ में फॉरेंसिक बैग था और जिसकी आंखों में एक जमा हुआ खौफ था। अहमदाबाद की वो बावड़ी आज भी वहीं है। लोग ऊपर से पत्थर फेंकते हैं और गहराई नापते हैं, पर कोई नहीं जानता कि नीचे पत्थर नहीं बल्कि एक इंतज़ार है। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।